हेलो एंड वेलकम। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे नेहरूज फिलॉसफी ऑफ साइंस एंड मॉडर्निटी। नेहरू साइंस और मॉडर्निटी को काफी तवज्जो देते हैं। वो बार बार साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करते हैं, साइंटिफिक थिंकिंग की बात करते हैं, मॉडर्निटी की बात करते हैं। वो बार बार साइंस की बात करते हैं, ह्यूमैनिज्म की बात करते हैं। लेकिन याद रखिएगा, नेहरू के लिए साइंस का मतलब सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या फिर टेक्नोलॉजी, मशीन्स ये सब ही नहीं था, बल्कि नेहरू साइंटिफिक थिंकिंग की बात करते हैं। वो कहते हैं कि लोगों की जो थिंकिंग है, जो थॉट प्रोसेस है, वो साइंटिफिक होना चाहिए। तो डिटेल तरीके से हम नेहरू की फिलॉसफी समझने की कोशिश करेंगे साइंस और मॉडर्निटी के ऊपर। लेकिन सबसे पहले आप बस यही समझ लीजिए कि साइंस का मतलब सिर्फ लेबोरेटरीज या मशीन्स या फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायोलॉजी नहीं है, बल्कि साइंस का मतलब है वे ऑफ थिंकिंग। मतलब जो आपकी वे ऑफ थिंकिंग है उसके अंदर साइंस इंक्लूड होनी चाहिए। आपकी वे ऑफ थिंकिंग के अंदर विज्ञान होना चाहिए। फॉर नेहरू साइंस मीन्स आस्किंग क्वेश्चंस, यूजिंग रीजन, बिलीविंग इन एविडेंस, रिजेक्टिंग ब्लाइंड फेथ। नेहरू के लिए साइंस का मतलब था सवाल पूछना, तर्क का इस्तेमाल करना, दिमाग का इस्तेमाल करना, लॉजिक का इस्तेमाल करना, एविडेंस के ऊपर विश्वास रखना, एविडेंस के ऊपर बिलीव करना। मतलब सबूत अगर आपके सामने है तो तभी किसी चीज के ऊपर विश्वास आप कर रहे हो। उसके बाद आप ब्लाइंड फेथ, अंधविश्वास को रिजेक्ट कर रहे हो। ये उनके लिए साइंस का मतलब था। वो चाहते थे कि लोग अंधविश्वास ना करें, लोग ब्लाइंड फेथ ना करें, बल्कि लोग सवाल पूछें, लोग रीजन का इस्तेमाल करें, एविडेंस के ऊपर बिलीव करें, या फिर वो ब्लाइंड फेथ को रिजेक्ट करें। तो उनके लिए साइंस का मतलब था रैशनल या क्रिटिकल थिंकिंग। मतलब एक ऐसी थिंकिंग जिसमें आप सवाल पूछते हैं, लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं और इन अंधविश्वास से दूर हट जाते हैं। That's why he always use the term scientific temper। इसलिए वो बार बार इस टर्म का इस्तेमाल करते हैं। कौन सी टर्म? साइंटिफिक टेम्पर का वो इस्तेमाल करते हैं। और उनका ये जो बार बार साइंटिफिक टेम्पर के ऊपर ये जो फोकस था, इसी की वजह से क्या हुआ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक फंडामेंटल ड्यूटी डाली गई आर्टिकल 51 ए के अंदर, जिसमें ये कहा जाता है कि हर एक इंसान का ये फर्ज है कि वो साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करेगा। तो साइंटिफिक टेम्परामेंट का मतलब होता क्या है? इसका मतलब होता है कि आप किसी चीज के ऊपर आंख बंद करके विश्वास नहीं करते हैं, या फिर आप किसी चीज के ऊपर इसलिए विश्वास नहीं करते हैं क्योंकि ये पुरानी है, क्योंकि ये ओल्ड है, या फिर इसलिए विश्वास नहीं करते हैं कि ये किसी बाबा ने कहा है या फिर पुजारी ने कहा है, या फिर इसलिए विश्वास नहीं करते हैं कि ये किसी बड़े लीडर ने कहा है, महान आदमी ने कहा है, बल्कि आप सवाल पूछते हो। आप ये पूछते हो क्या सच है, क्या ये सच है, अगर ये सच है तो ऐसा क्यों है। आप ये पूछते हैं कि ये हमें कैसे पता चला। तो साइंटिफिक टेम्परामेंट का मतलब ये होता है कि जब आप सवाल करें, जब आप लॉजिक का इस्तेमाल करें, जब आप अगर कोई चीज आपके सामने है तो आप उसके ऊपर सवाल करें। आप ये पूछें कि ऐसा क्यों हो रहा है, अगर बारिश हो रही है तो क्यों हो रही है, पानी में पत्थर तैर रहा है तो क्यों तैर रहा है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके पीछे का एविडेंस क्या है, हम ये कैसे जानते हैं कि मरने के बाद क्या होता है। तो ये होता है साइंटिफिक टेम्परामेंट। साइंटिफिक टेम्परामेंट बेसिकली, जैसे मैंने आपको बताया कि आप इस चीज के ऊपर इसलिए विश्वास नहीं रखते हैं क्योंकि हजारों लोग हमारे देश में चीजों के ऊपर विश्वास रखते थे, इसलिए क्योंकि कोई पुजारी, कोई बाबा कह चुका है, क्योंकि कोई बड़ा लीडर कह चुका है, या फिर क्योंकि ये बड़ी ओल्ड है, बड़ी पुरानी चीज है, इसलिए लोग विश्वास रखते थे। लेकिन नेहरू कहते थे कि आप पहले सवाल करो कि आप ये कैसे जानते हो, लॉजिक ढूंढने की कोशिश करिए, एविडेंस ढूंढने की कोशिश करिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बीमारी है तो आपको डॉक्टर के पास जाना है, आपको तांत्रिक के पास नहीं जाना है, आपको जो है वो तंत्र मंत्र करने वाली तांत्रिक के पास नहीं जाना है। तो नेहरू चाहते थे कि हर एक इंडियन जो है वो इस तरीके से सोचे। ही वॉन्ट एवरी इंडियन टू थिंक लाइक दिस। वो चाहते थे कि हर हिंदुस्तानी जो है वो साइंटिफिक थिंकिंग को डेवलप करे। वो ये नहीं चाहते थे कि सिर्फ साइंटिफिक थिंकिंग जो है वो साइंटिस्ट लोगों की होनी चाहिए और जो लोग साइंस को पढ़ते हैं, जो लोग एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करते हैं उनकी होनी चाहिए, बल्कि वो चाहते थे कि हर हिंदुस्तानी की साइंटिफिक थिंकिंग हो। उसके बाद वाई नेहरू वॉज सो ऑब्सेस्ड विद दिस साइंस। नेहरू साइंस के साथ इतने ऑब्सेस्ड क्यों थे, इतना लगाव और प्रेम उनको साइंस के लिए क्यों था? क्योंकि हिंदुस्तान में गरीबी थी, इलिटरेसी, अनपढ़ता थी, सुपरस्टिशन, ये जो अंधविश्वास था, कास्ट ऑपरेशन, जातियों के आधार पे शोषण था, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, गरीबी थी, लोग इकोनॉमिकली बैकवर्ड थे। क्योंकि ये सब प्रॉब्लम्स हिंदुस्तान में थी, ये सब बीमारियां हिंदुस्तान में थी, इसलिए नेहरू का ये मानना था कि इमोशन और फेथ जो है वो गरीबी खत्म नहीं कर सकता है, अंधविश्वास गरीबी खत्म नहीं कर सकता है, इमोशंस गरीबी खत्म नहीं कर सकते हैं।
बाबा गरीबी खत्म नहीं कर सकते हैं, बल्कि साइंस और रीजन का अगर आप इस्तेमाल करोगे तभी इस देश में गरीबी खत्म की जा सकती है। अदरवाइज किसी एक बाबा ने कह दिया कि मेरे पास आओ और यहां पे 4 बार मत्था टेको आके और आपकी गरीबी खत्म हो जाएगी, ऐसे गरीबी खत्म नहीं होने वाली। और हिंदुस्तानी ऐसा ही करते थे, वो अगर गरीब होते थे तो वो पुजारियों के पास, तांत्रिक के पास या बाबाओं के पास जाते थे। लेकिन नेहरू कहते थे कि आप रीजन का इस्तेमाल करिए, आप कंस्ट्रक्टिवली गरीबी खत्म करने के लिए काम करिए। तो वो कहते हैं कि अगर एक देश जहां पे लोगों को ब्लाइंड फेथ और सुपरस्टिशंस ने घेर के रखा हो, वो देश आगे कैसे बढ़ सकता है। तो फॉर हिम साइंस इज अ टूल ऑफ लिबरेशन। उनके लिए साइंस एक ऐसा हथियार था जिससे आप मुक्ति हासिल कर सकते हो, गरीबी से मुक्ति हासिल कर सकते हो, आप इलिटरेसी से मुक्ति हासिल कर सकते हो, सुपरस्टिशन, कास्ट ऑपरेशन से मुक्ति हासिल कर सकते हो। हमारे देश में कास्ट ऑपरेशन इसलिए था क्योंकि लोग अंधविश्वास के ऊपर यकीन रखते थे, क्योंकि लोग इतने ब्लाइंड फॉलोअर्स या फिर ब्लाइंड फेथ करने लग पड़े थे। तो नेहरू कहते हैं कि लॉजिक के साथ सोचो, क्योंकि लोग लॉजिक के साथ नहीं सोचते थे ना, इसलिए तो छोटी जाति और ऊंची जाति का ये कंसेप्ट बनाया गया था कि कुछ लोग जो है वो जन्म से ही जो है वो ऊंची जाति के होते हैं, कुछ ऊंची जाति के लोग जो है वो ऊंचे होते हैं, नीचे के नीचे। तो ये लोग क्यों फॉलो कर रहे हैं? क्योंकि ब्लाइंड फेथ है, रीजन, लॉजिक, साइंस का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। सो ही वांट पीपल टू यूज लॉजिकल रीजनिंग, ही वांट पीपल टू बी साइंटिफिक इन देयर थिंकिंग सो दैट दे कैन गेट द लिबरेशन फ्रॉम दिस पॉवर्टी, इलिटरेसी, सुपरस्टिशन, कास्ट ऑपरेशन एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। उनके लिए साइंस एक टूल था इक्वालिटी का, उनके लिए साइंस एक टूल था प्रोग्रेस का, जिससे कि देश तरक्की कर सकता है, तरक्की याफ्ता देश एक बन सकता है। उसके बाद अगर मैं मॉडर्निटी की बात करूं तो नेहरू के लिए मॉडर्निटी का मतलब क्या है? तो उनके लिए मॉडर्निटी का मतलब ये नहीं था कि आप वेस्टर्न कपड़े पहनना स्टार्ट कर दो, आप पेंट कोट और ये टाई और ये सब पहनना स्टार्ट कर दो, या फिर आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दो, या फिर आप यूरोप को कॉपी करना स्टार्ट कर दो। उनके लिए मॉडर्निटी का मतलब ये बिल्कुल नहीं था, बल्कि उनके लिए मॉडर्निटी का मतलब था रैशनल थिंकिंग। आपकी थिंकिंग जो है वो रैशनल होनी चाहिए, लॉजिकल होनी चाहिए, तर्क के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए, एविडेंस के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए, अंधविश्वास आप ना करें। डेमोक्रेटिक वैल्यूज उनके लिए मॉडर्निटी का मतलब था कि आपके देश में डेमोक्रेटिक वैल्यूज होनी चाहिए, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लोगों के राइट्स, उसी के साथ साथ इक्वालिटी उनके लिए मॉडर्निटी का मतलब था। उनके लिए मॉडर्निटी का मतलब था फ्रीडम ऑफ थॉट, मतलब आपके पास विचार की आजादी होनी चाहिए, सोचने की आजादी होनी चाहिए, ह्यूमन डिग्निटी, लोगों के पास इज्जत होनी चाहिए और हर एक इंसान के पास डिग्निफाइड लाइफ होनी चाहिए। ये उनके लिए मॉडर्निटी का मतलब था। तो मॉडर्निटी का मतलब उनके लिए सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न ड्रेसेस पहनना और यूरोप को कॉपी करना और स्पीकिंग इंग्लिश एंड ऑल द स्टफ, ये मतलब उनके लिए नहीं था, बल्कि उनके लिए मॉडर्निटी का मतलब था डेमोक्रेटिक वैल्यूज, रैशनल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ थॉट और ह्यूमन डिग्निटी। इसलिए मॉडर्निटी उनके लिए मॉडर्न माइंडसेट था, ना कि वेस्टर्न लाइफस्टाइल। तो फॉर नेहरू मॉडर्निटी इज नॉट द वेस्टर्न लाइफस्टाइल। For Nehru, modernity is not about adopting Western lifestyle, but it's about modern thinking, modern mindset. उसके बाद ये समझते हैं कि नेहरू का कोर बिलीफ क्या था, मतलब कोर आइडिया क्या था नेहरू का। पूरी की पूरी फिलॉसफी का निचोड़ यही है कि अ मॉडर्न सोसाइटी मस्ट बी गाइडेड बाय रीजन, साइंस एंड ह्यूमैनिज्म, नॉट बाय ब्लाइंड ट्रेडिशन। नेहरू कहते हैं कि जो मॉडर्न सोसाइटी है, पहले तो ये मान के बैठे हैं वो कि सोसाइटी मॉडर्न ही होनी चाहिए। मॉडर्न का मतलब मैंने आपको बताया कि वहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक वैल्यूज होनी चाहिए, सेक्युलरिज्म होना चाहिए, साइंस और लॉजिक होना चाहिए। तो वो कहते हैं कि एक मॉडर्न सोसाइटी जो है वो रीजन, साइंस और ह्यूमैनिज्म के द्वारा गाइडेड होनी चाहिए। मतलब सोसाइटी के अंदर रीजन होना चाहिए, तर्क होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए, साइंस होनी चाहिए, विज्ञान होना चाहिए, ह्यूमैनिज्म होना चाहिए। ह्यूमैनिज्म का मतलब मैं आपको आगे समझाऊंगा, लेकिन ह्यूमैनिज्म का मतलब होता है कि आप ह्यूमन हैप्पीनेस के लिए काम कर रहे हो, आप पूरा का पूरा ह्यूमन की प्रोग्रेस के लिए काम कर रहे हो, एक ह्यूमन को सेंटर में रख रहे हो, एक ह्यूमन को कैसे हैप्पी किया जा सकता है, उसको खुश रखा जा सकता है, उसकी वेलफेयर के लिए काम कर रहे हो। और वो कहते हैं कि किसी ब्लाइंड ट्रेडिशन के द्वारा, ब्लाइंड ट्रेडिशन मतलब कुछ ऐसे रीति रिवाज, कुछ ऐसे ब्लाइंड रीति रिवाज कि भाई यहां से रोड मत निकालो, नीचे शिवलिंग है, यहां से रोड निकालोगे तो पूरा पहाड़ नीचे आ जाएगा, नीचे क्या है, शिवलिंग है, यहां से रोड मत निकालो। ये क्या है? एक ब्लाइंड ट्रेडिशन है। जैसे कि भाई अगर एक पत्नी का पति मर जाता है तो उसको भी जिंदा उसकी चिता पे जला दो, ये क्या है? सती सिस्टम क्या है? ब्लाइंड ट्रेडिशन है। जैसे कि
जैसे कि और क्या हो सकता है, जैसे हाँ, जैसे कि कास्ट सिस्टम, भाई ये बड़ी जाति के लोग हैं, ये छोटी जाति के लोग हैं, छोटी जाति के लोग आपके धार्मिक ग्रंथों को नहीं पढ़ सकते, मंदिर नहीं जा सकते, ये क्या है, ये ब्लाइंड ट्रेडिशन है। तो नेहरू चाहते थे कि मॉडर्न सोसाइटी के अंदर रीजन, साइंस और ह्यूमैनिज्म हो, ना कि ब्लाइंड ट्रेडिशन हो। उसके बाद नेहरू डिड नॉट रिजेक्टेड इंडियन ट्रेडिशंस कंप्लीटली, लेकिन ये याद रखना, उन्होंने इंडियन ट्रेडिशंस को कंप्लीटली रिजेक्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि ट्रेडिशन, हिंदुस्तान का जो रीति रिवाज है उसकी मैं रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन उसमें जो गलत चीजें थी उनको उन्होंने राइटली रिजेक्ट किया। बेसिकली उन्होंने एक बैलेंस्ड व्यू दिया। उन्होंने कहा कि ट्रेडिशंस आर वैल्यूएबल इफ दे हेल्प ह्यूमंस, कि रीति रिवाज, ट्रेडिशंस जो है वो तभी वैल्यूएबल होते हैं जब वो इंसानों को हेल्प करते हैं, और वो तब हार्मफुल होते हैं जब वो इंसानों को दबाने का काम करते हैं, इंसानों को ऑप्रेस करने का काम करते हैं, इंसानों का शोषण करने का काम करते हैं। ट्रेडिशन कैसे इंसानों का शोषण करता है? भाई ट्रेडिशन नहीं तो रीति रिवाज के अंदर ही तो जाति पाति है, तो जाति पाति में इंसानों का ही तो शोषण हो रहा है ना, तो ट्रेडिशन ही इंसानों का शोषण कर रहा है। जब सती सिस्टम होता था, सती सिस्टम एक रीति रिवाज, ट्रेडिशन ही तो है, तो उसमें किसका शोषण हो रहा था? महिलाओं का शोषण हो रहा था। अब ये जो महिलाओं को आपने एक बेसिकली महिलाओं के रिलेटेड जो मिथ्स आपने बनाए हुए हैं कि लेडीज कमजोर होती हैं, इनको घर के अंदर रहना चाहिए, इनको पब्लिक लाइफ में नहीं आना चाहिए, इनका दिमाग घुटनों में होता है, ये भी तो रीति रिवाज के अंदर ही तो है। तो बेसिकली ट्रेडिशंस अगर हार्मफुल हो तो उनको वो क्या करते हैं, वो इंसानों को ऑप्रेस करना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए वो चाहते थे कि जो अच्छी चीजें हैं ट्रेडिशंस के अंदर उनको एक्सेप्ट किया जाए, जो बुरी चीजें हैं उनको आउटराइटली रिजेक्ट किया जाए। समझ आई बात? जैसे फॉर एग्जांपल उनका ये कहना था कि हिंदुस्तान की ट्रेडिशन में बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, जैसे स्पिरिचुअल इंक्वायरी की अगर मैं बात करूं तो हिंदुस्तान के अंदर स्पिरिचुअल इंक्वायरी की बात की जाती है कि आध्यात्मिक आपको होना है, अपने लाइफ का पर्पस जानना है, आपको ये जानना है कि आप इस जिंदगी में क्यों आए हैं, आपको मोक्ष की तरफ जाना है, आपको मटीरियलिज्म मतलब ये जो दौलत शोहरत इस सब को त्यागना है। ये अच्छी बात है, आप अंदर झांकने की कोशिश कर रहे हो, आप जो है वो अपने अंदर जाने की कोशिश कर रहे हो, मेडिटेशन, योग, अपने आप को जानना, ब्रह्म को महसूस करना, डिवाइन पावर को महसूस करना, अच्छी बात है। लेकिन आप कहो कि सती सिस्टम अच्छी बात है, ये अच्छी बात नहीं है, जाति पाति अच्छी बात है, ये अच्छी बात नहीं है, तो इसकी वो बात करते हैं। उसके बाद नेहरू, साइंस, मॉडर्निटी और ह्यूमैनिज्म, ये नेहरू का एक ट्राइएंगल है, गोल्डन ट्राइएंगल है, जिसमें वो साइंस, मॉडर्निटी और ह्यूमैनिज्म को जोड़ते हैं, और इसको जोड़ के नेहरू का ये ट्राइएंगल बनता है। साइंस का मतलब आपकी रैशनल थिंकिंग होनी चाहिए, एविडेंस बेस्ड डिसीजंस होने चाहिए, तर्क के ऊपर आपकी थिंकिंग होनी चाहिए, साइंटिफिक थिंकिंग आपकी होनी चाहिए, और आपके जो डिसीजंस है, फैसले जो हैं, उनके पीछे कोई एविडेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अंधविश्वास में आपने फैसले ले लिए। उसके बाद मॉडर्निटी की अगर मैं बात करूं, उसका मतलब क्या हुआ? डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, फ्रीडम, सेकुलरिज्म, ये सब डेमोक्रेसी के अंदर आता है। और उसके बाद ह्यूमैनिज्म का मतलब क्या होता है? ह्यूमन हैप्पीनेस मैटर्स मोस्ट, मतलब एक इंसान की खुशी ही सबसे ज्यादा मायने रखती है। एक इंसान की खुशी के लिए काम होना चाहिए, उसकी वेलफेयर के लिए काम होना चाहिए, उसका शोषण नहीं होना चाहिए, उसका ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, उसके पास अधिकार होने चाहिए। इसको हम ह्यूमैनिज्म कहते हैं। ह्यूमैनिज्म मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमंस, दैट हाउ टू कीप ह्यूमंस हैप्पी, प्रोवाइड देम मोर एंड मोर फैसिलिटीज सो दैट they can gain more and more happiness, do some work for the welfare of the people, stop oppressing the people, stop suppressing the people, stop exploiting the people, do something for the welfare of people। इसी को हम ह्यूमैनिज्म कहते हैं। उसके बाद नेहरू ने अपनी फिलॉसफी को प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई किया, किस तरीके से उन्होंने अपनी फिलॉसफी को ग्राउंड लेवल पे बेसिकली अप्लाई करने की कोशिश की। तो नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री बने, उनके पास पूरा मौका था कि जो वो सोच रहे हैं उसको वो हिंदुस्तान में जो है वो प्रैक्टिकल तरीके से लागू करें। तो उन्होंने कई सारी IITs बनाई, उन्होंने साइंटिफिक रिसर्च सेंटर्स बनाए, प्लानिंग कमीशन उन्होंने बनाया ताकि हिंदुस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जा सके, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज उन्होंने कई सारी स्टैब्लिश की जो कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी, स्टील प्लांट्स लगाए, कई सारे डैम्स बनाए उन्होंने, और वो कहते थे कि डैम्स जो है वो मॉडर्न इंडिया के टेम्पल्स हैं। तो इस तरीके से उन्होंने पूरे के पूरे भारत देश के अंदर जो है वो साइंटिफिक थिंकिंग को प्रमोट करने के लिए, रैशनलिटी को प्रमोट करने के लिए कई सारे रिसर्च सेंटर्स, IITs, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, ये सब बनाया। उसके बाद वाई नेहरू अपोज्ड रिलीजियस एंड कल्चरल फैनेटिसिज्म, नेहरू ने रिलीजियस और कल्चरल फैनेटिसिज्म को क्यों अपोज किया, उसकी क्यों आलोचना की? देखो, रिलीजियस फैनेटिसिज्म क्या होता है? मतलब धार्मिक कट्टर जो होता है उसी को हम रिलीजियस फैनेटिक कहते हैं। धार्मिक कट्टर मतलब कौन सा धार्मिक कट्टर? कि तुम हिंदुस्तान में जाके मासूमों के ऊपर गोली चलाओ, हिंदुस्तान के आर्मी वालों को मार दो, तुम्हें जन्नत में 70 हूरें मिलेगी। ये है रिलीजियस फैनेटिसिज्म। तुम जो है वो इस्लाम के लिए शहीद हो जाओ और तुम्हें जन्नत मिलेगी। ये है रिलीजियस फैनेटिसिज्म। ये है रिलीजियस फैनेटिसिज्म कि आप
बेसिकली आप जो है वो अपने हस्बैंड की चिता पे जो हस्बैंड आपका है उसकी चिता पे जलते हुए मतलब जिंदा जल जाओ, सती हो जाओ। ये है रिलीजियस फैनेटिसिज्म कि उससे क्या है आपको जो है वो भगवान खुश हो जाएगा। तो रिलीजियस फैनेटिसिज्म और कल्चरल फैनेटिसिज्म का मतलब होता है कि धार्मिक कट्टर होना और या फिर कल्चरल कट्टर होना। आपने कुछ लोग ऐसे देखे होंगे ना आपके घर में, या दादा परदादा भी कुछ होते हैं जो बड़े कट्टर टाइप होते हैं, नहीं ये करना है तो ऐसे ही करना है, लड़कियों को जो है वो ऐसे कपड़े नहीं पहनने हैं, ऐसे नहीं बैठना है, ऐसे बातें नहीं करनी है, लड़कों को ऐसे नहीं करना है, अगर आप धूप भी कर रहे हो, पूजा भी कर रहे हो, नहीं यहाँ पे ये चीज यहाँ पे रखनी होती है, ये फोटो ऊपर नहीं नीचे रखना है, ये मूर्ति उधर रखनी। ये रिलीजियस फैनेटिसिज्म ही तो है, कट्टरवाद। कट्टरवाद जहां पे आप चीजों को लेके मतलब जो आपके कोर प्रिंसिपल्स हैं रिलीजन और कल्चर के लेके उनको आप जो है वो होल्ड करने लगते हो और पूरे कट्टर तरीके से आप उनको जो है वो मानने लगते हो। उसी को हम रिलीजियस फैनेटिसिज्म कहते हैं। जैसे इस्लाम की अगर मैं बात करूं तो आपको दुपट्टा एक भी इंच पीछे नहीं करना है, दुपट्टा बांध के रखना है, बुर्का बांध के रखना है, 5 वक्त की नमाज पढ़नी है। चलो 5 वक्त की नमाज को तो हम फैनेटिसिज्म में नहीं ला सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें आपको करनी है। तो वो नेहरू कहते थे कि रिलीजन बेस्ड जो थिंकिंग होती है, जो धर्म के आधार पर आपकी थिंकिंग होती है, उससे क्या होता है, उससे साइंस रुक जाती है। क्योंकि सारे धर्म यही मानते रहे कि धरती जो है वो चपटी होती है, फ्लैट होती है, लेकिन साइंस ने ही तो फिर ये प्रूव किया कि धरती इज नॉट चपटी, इट्स नॉट फ्लैट, इट्स स्फेरिकल इन शेप, इट्स जॉइंट इन शेप। तो रिलीजन तो वैसे ये मानते थे कि धरती जो है प्लेन होती है, फ्लैट होती है, चपटी होती है, लेकिन साइंस ने बताया कि धरती चपटी नहीं होती है। लेकिन अगर रिलीजियस बेस्ड थिंकिंग होगी, क्योंकि उस जमाने में रिलीजियस बेस्ड थिंकिंग थी, और उस टाइम पे गैलीलियो जैसे लोगों ने कहा कि धरती गोल है, उनको मार दिया गया क्योंकि रिलीजियस बेस्ड थिंकिंग थी। क्योंकि रिलीजन कहता था कि धरती फ्लैट होती है, तो कोई कैसे चैलेंज कर सकता है रिलीजन को। उसके बाद ब्लाइंड फेथ ब्लॉक्स प्रोसेस, जो ब्लाइंड फेथ होता है, जो अंधविश्वास होता है, उससे प्रोग्रेस रुक जाती है। वही बात हो गई कि भाई यहां से रोड मत निकालो, यहाँ पे हॉस्पिटल मत बनाओ, इसके नीचे जो है वो शिवलिंग है, इसके नीचे जो है वो कहीं पे कोई मस्जिद दबी हुई है, मंदिर दबा हुआ है। तो ये ब्लाइंड फेथ ही तो है। ये ब्लाइंड फेथ ही तो है कि औरतें जो है उनको घर के अंदर रहना चाहिए। अब औरतें घर के अंदर रहेंगी तो वो काम नहीं करेंगी, वो जॉब्स नहीं करेंगी, वो पब्लिक सेक्टर में काम नहीं करेंगी, वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगी, उससे प्रोग्रेस रुकेगी। हाफ ऑफ पॉपुलेशन हैज बीन लिमिटेड इनटू द 4 वॉल्स ऑफ हाउस। उसके बाद ग्लोरीफाइंग पास्ट ब्लॉक्स फ्यूचर। अगर आप इतिहास को ही ग्लोरीफाई करते रहोगे, हम इतने अच्छे होते थे, इतने अच्छे होते थे, तो तुम फ्यूचर के लिए कुछ नहीं कर पाओगे। ये तो इट्स लाइक कि मेरा दादा बहुत अमीर था, उसने अगर खेत ना बेचा होता तो आज हम अमीर होते। अरे भाई दादा गुजर गया, खेत बिक गया, अब तू क्या कर रहा है अपने फ्यूचर के लिए? तो क्या मैं यही पकड़ के रोता रहूंगा कि मेरा दादा अमीर था, खुश होता रहूंगा कि मेरा दादा अमीर था, दादा अमीर था, मैं तो गरीब हूं ना। आई एम नॉट basically trying to understand my conditions, that I am poor. I am just trying to glorify my grandfather, that he was very rich, but मैं ये नहीं समझ रहा हूं कि मैं किस सिचुएशन में हूं। तो वो कहते हैं, नेहरू कहते हैं, इफ इंडिया रिजेक्ट साइंस इट विल रिमेन पुअर एंड डिवाइडेड। अगर हिंदुस्तान साइंस को रिजेक्ट कर देगा तो ये गरीब रहेगा और ये बटा हुआ रहेगा। तो ये नेहरू कहते हैं, और नेहरू का सबसे बड़ा डर ही यही था। नेहरू का सबसे बड़ा डर ये नहीं था कि बाहर से कोई आके हिंदुस्तान को कब्जा कर लेगा। नेहरू का सबसे बड़ा डर ये था कि हिंदुस्तान के अंदर जो है अंधविश्वास बहुत है, यहाँ पे धार्मिक कट्टरता बहुत है, और इसी के साथ साथ वो चाहते थे कि लोगों के अंदर साइंटिफिक रीजनिंग, साइंटिफिक थिंकिंग आए। और अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे 9103113950 के ऊपर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। व्हाट्सएप मैसेज कर देना मुझे, आपके लिए स्पेशल बुक्स लिखी हुई हैं और आप उनको ले सकते हैं, अदरवाइज आपको मार्केट में कोई इसकी बुक नहीं मिलेगी। इस पूरे के पूरे मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया की 7th सेमेस्टर की। सो दिस वाज ऑल अबाउट लेटर टू नेहरू's philosophy on modernity and science. Thank you so much for watching this lecture. Bye bye, take care, have a good day.